हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 जिसका कोड है 347 के ए को लेकर आए हैं। तो आज ये पार्ट नंबर 3 है और जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बन रही है, तो उसमें जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से खूब हेल्प होगी। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ, क्वेश्चन नंबर तीसरे का कै खे गे घ और क्वेश्चन नंबर चौथे का कै और ख। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था तो इसमें पूछे गए थे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2-2 के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर 4 में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इसका पार्ट नंबर 3 है और जिसको भी अच्छा स्कोर करना है तो वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि भगवान देखता है कि जो दूसरों की हेल्प करता है तो उसकी हेल्प भगवान भी करता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ पूछा गया था कि MnBr42- के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 bm है। संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ये दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण का मान, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें इसका कोई यूज नहीं है। आप सिर्फ ये देखो आपसे पूछा क्या है, तो इसमें आपसे संकुल आयन की ज्यामिति पूछी गई है। तो इसके लिए आपको यौगिक दे रखा है MnBr4 और साथ में 2-, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे x मान लेते हैं। तो Mn हो गया x प्लस, और Br एक दुर्बल लिगेंड है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो ये हो जाएगी -1। तो आप यहाँ लिखोगे -1 कितने हैं Br, तो ये 4 है, बराबर 2 माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -2। तो जब इसकी आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4, वो भी प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा x -4 बराबर -2। अब ये -4 जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 - 2, तो x बराबर होगा 4 में से 2 गया तो आया +2। तो हमारे Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +2। अब आपको पता होना चाहिए कि Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा पहले आर्गन, तो आर्गन होता है 18, फिर आएगा 3d5, 18 और 5 हो गए 23, और फिर आएगा 4s2, तो हो गए ये पूरे 25। अब आप खुद देखो कि Mn के ऊपर कितना है, +2 है, तो जो S है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d5 और S पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इसके 3d कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कैसे भरोगे? तो ये रहे डी कक्षक, 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एस इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये 0 है। अब आई बात किसकी? अब बात आई है Br की, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT के अनुसार Br एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? तो ये एक दुर्बल लिगेंड है, Br एक दुर्बल लिगेंड है। और जब ये दुर्बल लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा का क्या मतलब होता है कि जो Mn है इसके डी कक्षक में ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। मतलब कि क्योंकि Br एक दुर्बल लिगेंड है तो ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा इसके डी कक्षक में, मतलब उसका साथी नहीं बन पाएगा, ठीक है। और जब ये डी कक्षक में नहीं रखा जाएगा तो अब Br कितने हैं? आपको यहाँ दिख रहा है Br कितने हैं? 4 हैं। तो इन्हें कहाँ रखा जाए? तो 3d के बाद होता है 4s जिसमें एक डिब्बा होता है,
और 4s के बाद होता है 4p जिसमें 3 डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो एक तो आ गया Br इधर, एक Br इधर, एक Br ये रहा और एक Br ये रहा। तो अब जो इसका संकरण होगा, तो इसका संकरण क्या होगा, तो इसका संकरण होगा बच्चों कि देखो S पे कितने हैं Br, एक Br, और जबकि अगर हम P की बात करें तो इस पे 1 2 3 है, तो आ जाएगा P3। तो जो इसका संकरण हुआ तो वो होता है sp3, इसका संकरण है sp3, और जब इसका संकरण sp3 है तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो ये ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। कौन सी, चतुष्फलकीय ज्यामिति। sp3 संकरण जब होता है तो उसकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों एक बार और इसे समझ लो कि ये क्या है, Br एक दुर्बल लिगेंड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है का मतलब है कि जो ये Br है ये इसका साथी नहीं बन पाएगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दे पाएगा। अगर ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देता तो ये हो जाते पेयर, पर ये साथी नहीं बनना चाह रहा क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक दुर्बल लिगेंड है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अलग उनमें रखेगा कक्षकों में। ठीक है, तो इसीलिए S पे 1 है Br और P पे 3 है, तो इसका संकरण हुआ sp3 और इसकी ज्यामिति हुई चतुष्फलकीय। तो आपसे इसकी ज्यामिति ही पूछी थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पूछा गया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा गया था। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है शुष्क धातु या ड्राई क्लीनिंग में विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। जैसे आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हो तो उसमें विलायक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। इसका दूसरा उपयोग है कीटनाशक दवा के रूप में, यानी ये कीटों को भी खत्म करता है। तीसरा है अग्निशामक यंत्रों में। चौथा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जैसे कोई प्रयोगशाला है तो उसमें अभिकर्मक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। अब हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का उपयोग। किसका, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। तो इसका पहला उपयोग है निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, यानी उसको बेहोश कर दिया। और दूसरा उपयोग है जीवाणु नाशक के रूप में। तो इसे याद रखना कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये तो कीटनाशक में आता है काम, और जबकि क्लोरोफॉर्म जीवाणु नाशक के रूप में काम आता है। तीसरा है इसका उपयोग कि औषधि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। चौथा है रबड़, वसा, मोम आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इन दोनों के उपयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसीलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पूछा गया था कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, इसको समझाइए, और ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जो भी आपको अणु दे रखा है उनके बीच हाइड्रोजन बंध बनेंगे तो उनका क्वथनांक अधिक होगा, और जिसके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं बनेंगे तो उनका क्वथनांक कम होगा। तो इसमें यही पूछा गया है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। तो इसका मतलब ये है कि प्रोपेनॉल में जो हाइड्रोजन बंध बनता है, और जबकि ब्यूटेन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो आप एग्जाम में लिख कर आओगे कि प्रोपेनॉल अपने ही अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है, यानी हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो फिर प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CH3CH2 और CH2 और फिर होता है OH। O ले लो यहाँ, H ले लो यहाँ। तो इसमें हम प्रोपेनॉल के 2 अणु लेते हैं। ठीक है, तो एक ले लिया इधर, H इसका ये आ गया, O, फिर CH2 CH3, मतलब एक बार इसको ऐसे लिख दिया, एक बार इसको ऐसे लिख दिया। अब हाइड्रोजन पर तो होता है आंशिक पॉजिटिव, और जबकि ऑक्सीजन पर होता है आंशिक निगेटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन पर होता है आंशिक पॉजिटिव, और जबकि ऑक्सीजन पर होता है आंशिक निगेटिव। तो अब आप देखो कि पॉजिटिव और निगेटिव मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो जब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं। तो ये जो बंध बना है ये कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, तो आप लिखोगे जबकि ब्यूटेन के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, इसीलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक बड़ा होता है किससे, तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक बड़ा होता है ब्यूटेन से। अब अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछी जा सकती है कि कैनिजारो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्षार से कराने पर एक तो इसमें बनता है मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं आपको इनके नाम से याद होना चाहिए। जैसे ये है कैनिजारो अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया में किसकी अभिक्रिया किससे कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें क्या होता है, तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले लिया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, और इनके नाम नीचे आपको जरूर ही मेंशन करने हैं। अगर आप इनके नाम नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 2 नंबर नहीं सिर्फ 1 नंबर ही देंगे, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, NaOH से यानी क्षार से करा रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, तो इधर से आएगा CH3, मतलब इसमें एक तो मिलता है मेथिल अल्कोहल। आपको याद रखना है कैनिजारो अभिक्रिया में एक तो बनता है मेथिल अल्कोहल और दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है इसमें सोडियम फॉर्मेट यानी HCOONA। तो इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। आपको दोबारा बता दूं कि आपको इनके नाम मेंशन करने ज़रूरी है नीचे, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट लेंगे चाहे आपने ये अभिक्रिया ठीक भी कर रखी हो, ठीक है। तो अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये क्या है, CH3 है, और जबकि हमारे यहाँ कितने देखो, यहाँ H कितने हुए, यहाँ देखा जाए तो H कितने हैं, चलो H को छोड़ो, आप ये देख लो कार्बन कितने, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और इधर एक ही कार्बन है, तो इधर कार्बन को कर दो दुगना। तो जब कार्बन दुगना हो जाएगा तो फिर ये अभिक्रिया पूरी ठीक हो जाएगी, मतलब अब ये संतुलित है। अगर आपको चेक करना हो तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया था ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये केमिस्ट्री का सबसे एंड का चैप्टर जो है जैव अणु, ये उससे लिया गया है। तो केमिस्ट्री का एंड का चैप्टर जैव अणु छोड़ना नहीं है, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें पूछा गया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं। क्या होते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में, तो ये जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमोसोम, किस किस के, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, तो एक तो याद रखना है कि ये एक महत्वपूर्ण जैव अणु होते हैं, और दूसरा याद रखना है कि ये जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि अगर जीवित कोशिका का केंद्रक है तो उसमें अगर क्या है, क्रोमोसोम है, तो उसे भी हम कह देंगे कि वो क्या है, तो वो न्यूक्लिक अम्ल है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA। और DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है, तो DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और जबकि RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी इससे ये हट जाता है डीऑक्सी, और वरना ये ऐसे ही रहता है। अब इसके कार्य पूछे गए हैं कि इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो एक तो है प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण की, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो यह उसका नियंत्रण करे रखता है, मतलब उसको ये ज़्यादा या कम नहीं होने देता। तो न्यूक्लिक अम्ल का एक तो कार्य होता है कि ये प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण में, और दूसरा होता है प्रतिकृति में। किस में होता है, प्रतिकृति में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पूछा गया था, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया आपको ये दे दी गई है जिसमें जिंक क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है, और जो कॉपर है वो एक्वस है यानी जलीय है। तो अगर इसकी अभिक्रिया होगी तो ये जो जिंक है तो वो तो हो जाएगा एक्वस, मतलब इनका आदान प्रदान हो जाएगा। ऐसे ही जब इसके ऊपर 2+ इलेक्ट्रॉन है तो ये अभिक्रिया होने पर किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, और ये इसके पास, तो हो जाएगा जिंक 2+ एक्वस हो जाएगा, और प्लस अब जो Cu है तो वो होगा सॉलिड ठोस। अब इस अभिक्रिया का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया है मानक गिब्स ऊर्जा, और दूसरा पूछा गया है साम्य स्थिरांक। और अब आपके ये 3 नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था।
तो इसमें क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में अगर आप देखो तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन था कॉपर पे और फिर आ गया किस पर, जिंक पर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो एन क्या होता है, इसमें एन होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। क्या होता है एन होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे और जा रहे हैं। तो इसमें कितने हैं, एन बराबर आ गया 2, ठीक है। और क्या दिया गया, इसमें दूसरा दिया गया है हमारा क्या, ये इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि ई सेल लिख दो या फिर ई नॉट लिख दो। तो इसका मान दे रखा है 1.1 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मानक गिब्स ऊर्जा, जो कि होती है डेल्टा जी नॉट। एक तो ये पूछी गई है। दूसरा पूछा गया साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक होता है केसी, तो ये पूछा गया है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको ये 2 चीज़ें तो दी गई हैं, पर आपको इसमें क्या नहीं दिया गया, एफ का मान नहीं दिया गया जो इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो एफ होता है फैराडे नियतांक। एफ क्या होता है, एफ होता है फैराडे नियतांक। और इसका एफ का मान क्या होता है, एफ का मान होता है 96,500 सी प्रति मोल, ठीक है। तो अब हम इसका सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट का सूत्र होता है -NF ई नॉट सेल के। क्या होता है, डेल्टा जी नॉट का सूत्र होता है -NF ई नॉट सेल के, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस एन, कितने दे रखे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो वो हुआ है 2 का। तो लिख दो यहाँ 2। एफ का मान अब आपको पता ही है क्या होता है, 96,500। और ई सेल कितना है, ई सेल दे रखा है 1.1। तो अब हम इनकी आपस में गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,12,300, ठीक है। जूल प्रति मोल है ये। अभी तो डेल्टा जी नॉट का मान, लेकिन हमें इसमें नहीं निकालना, हमें इसका मान निकालना है किलो जूल में। तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर -212,300, और इसे किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इतने किलो जूल हो जाएगा। और जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा जी नॉट का मान आएगा -212.3 किलो जूल, इसका आंसर होगा। तो इसमें हमारा एक तो आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमसे दूसरा पूछा है साम्य स्थिरांक, यानी केसी का मान। साम्य स्थिरांक निकालेंगे अब हम इसमें। साम्य स्थिरांक जो कि होता है केसी। तो इसका सूत्र होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होता है 0.059/n और log केसी के। ई नॉट सेल बराबर 0.059/n log केसी। इससे फिर हमारा केसी का मान आसानी से निकल जाएगा। तो n की गुना यह हो जाएगी, तो हो जाएगा n गुना ई नॉट सेल, और ये आ जाएगा इसके नीचे 0.059। तो इधर होगा सिर्फ log केसी, ठीक है। तो n का मान कितना था 2, और ई नॉट सेल का मान कितना था, ई नॉट सेल का मान हमें दे रखा था 1.1। तो इसमें 1.1 की गुना कर देंगे अपॉन नीचे है 0.059 बराबर log केसी, ठीक है। तो जब इसकी इसमें गुना करी तो आया 2.2 अपॉन 0.059 बराबर किसके है, log केसी के बराबर है। तो जब इसको इससे डिवाइड किया गया तो क्या आया, तो log केसी बराबर होगा 37.288। कितना होगा, तो log केसी होगा 37.288। कहाँ से आया, जब हमने 59.059 को 2.2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर ये आया। पर अभी हमें आंसर सिर्फ केसी का चाहिए। तो केसी का आंसर जब इसका ये हट जाएगा log, तो इधर लग जाएगा एंटी log। क्या लग जाएगा, एंटी log। क्या लगेगा, एंटी log करना है किसका, 37.288 का। तो केसी कितना हो जाएगा, एंटी log होता है 1.941। क्या होता है, 1.941 गुना 10⁻37। मतलब एंटी log से इसकी गुना कर दी, जो भी दिया हो, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो केसी का मान आया 1.941 गुना 10 की घात 37। तो इसमें हमसे इन्हीं दोनों के मान पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ख पूछा गया था कि निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। फर्स्ट था सांद्रता, सेकंड था ताप और थर्ड था उत्प्रेरक। तो ये क्वेश्चन पूरे 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला है सांद्रता का प्रभाव। तो आप इसमें लिखोगे कि निश्चित ताप पर, यानी जो इसका टेम्परेचर है कैसा है, निश्चित है, मतलब कांस्टेंट है। तो आप लिखोगे कि निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें निश्चित ताप पर अब अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ रही है तो अभिक्रिया का वेग खुद ब खुद बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। कि जो अणु हैं, जैसे ये अणु है, ये आपस में टक्कर मार रहे हैं, तो इससे इनके टक्करों की जो कुल संख्या है तो वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए अभिकारकों की सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो इसमें है कि सांद्रता का प्रभाव में लिखोगे निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है। तो मतलब अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। अगर इनकी सांद्रता ऊपर गई तो इनकी भी जाएगी, और अगर इनकी नीचे गई तो अभिक्रिया का वेग भी नीचे जाएगा। अब दूसरा पूछा है ताप का प्रभाव, कि इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से, अगर हम मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसका अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभी इसमें क्या था, इसमें था निश्चित ताप, ठीक है, क्योंकि इसमें ताप की बात नहीं की गई थी, लेकिन इसमें पूछा ही किसके लिए है, इसमें पूछा है ताप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से, अगर हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो उससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। कि जो सक्रिय होते हैं अणु, मतलब जो हलचल करते रहते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। प्रति सेकंड होती है, मतलब हर एक सेकंड में टक्कर मारते रहते हैं ये, अगर इनका ताप बढ़ जाता है तो जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और इससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो आप इस सेकंड पॉइंट में लिखोगे कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में सीधा पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसे ही लिखना है। तो आप इसमें लिखोगे कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है ताप के, और दूसरा ये भी लिख सकते हो ताप की जगह कि इसके टक्करों की संख्या के। या तो लिखोगे अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है ताप के, और दूसरा लिखोगे अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है इसकी टक्करों की संख्या के। अब तीसरा है कि उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया का संक्रियण जो ऊर्जा होती है EA, इसका मान कम कर देता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक लिया है तो वो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा EA का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे जो अणु हलचल कर रहे थे उनकी भी संख्या क्या होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात है कि इन तीनों से ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है और उसमें भी बढ़ रहा है। तो आप लिखोगे उत्प्रेरक के प्रभाव में क्या लिखोगे कि अगर धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा EA का मान कम कर देता है, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक मतलब धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।